आज की कहानी मुंबई के बोईसर इलाके की है। यह वारदात 29 नवंबर 2021 की है। बोईसर इलाके में एक परिवार रहता है और उस परिवार में एक बेटी है, 22 साल की एक लड़की जिसका नाम है सदिच्छा। साने 29 नवंबर के दिन मुंबई के अपने घर से सुबह तकरीबन 9:30 बजे निकलती है। इस रोज उसे मुंबई के जे हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि जे हॉस्पिटल में उसके प्रीलिम्स के एग्जाम थे जिसमें उसे शामिल होना था। तो घर से सुबह जब वह तैयार होकर सदिच्छा अपने घर से निकल जाती है, इसके बाद वह कहाँ जाती है, किससे मिलती है, घर वालों को कुछ पता नहीं चलता है। और वह फिर 29 की रात को भी लौट कर नहीं आती है, फिर 30 को भी नहीं आती, और फिर उसकी गुमशुदगी जो है एक रहस्य बनकर रह जाती है। घर वाले जब 29 नवंबर की रात को उनकी बेटी नहीं आती है तो वह बहुत परेशान होते हैं, मोबाइल पर फोन करते हैं, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आता है। और तब अगले दिन यानी 30 नवंबर को घर वाले बोईसर पुलिस थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी के लिए शिकायत दर्ज करवाते हैं। और जैसा कि आम तौर पर गुमशुदगी के मामलों में होता है, पुलिस इस मामले पर भी कुंडली मारकर बैठ जाती है और तफ्तीश 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती है। सदिच्छा जो गायब हुई लड़की है, उसके बारे में और उसके परिवार वालों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सदिच्छा के पिता का नाम है मनीष साने, और मनीष के अलावा उनकी बीवी भी घर में है, यानी सदिच्छा की माँ, और मनीष की 80 साल की बुजुर्ग माता जी यानी सदिच्छा की दादी भी उनके फैमिली में है। यानी ये 4 लोगों का परिवार है, और जो एक खुशहाल परिवार है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। और सदिच्छा जो है वह MBBS की पढ़ाई कर रही है। अब सदिच्छा तो गायब हो गई। गायब होने के बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बोईसर पुलिस ने शुरुआती दिनों में उसे ढूंढने में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। सदिच्छा के जो पिता हैं मनीष साने, वह मुंबई में एक बीजेपी के लीडर हैं जिनका नाम है चित्रा वाघ। वह चित्रा वाघ से जाकर मिलते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि उनकी बेटी गायब है, उसे ढूंढने में मदद कीजिए। तो चित्रा वाघ एक नेता होने के नाते उनकी मदद करते हैं, और मदद करने के बाद जब वह पुलिस से कहते हैं तो पुलिस तकरीबन 1 महीने बाद जाकर 10 दिसंबर 2021 को इस मामले का फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इसी के साथ बोईसर पुलिस जो है वह अपने सही ढंग से ही इस मामले की जांच शुरू करती है और जांच की शुरुआत करती है। CCTV फुटेज से सदिच्छा कब घर से निकली, कहाँ गई, अगर उसने ने कोई पब्लिक वाहन का इस्तेमाल किया तो कौन सा पब्लिक वाहन उसने लिया, कहाँ पर उतरी, किससे मिली, ये सारी चीजें जो है पुलिस CCTV फुटेज के जरिए ट्रैक करने का फैसला करती है। और इस कोशिश में पुलिस को कई बातें पता भी चलती हैं। ये पता चलता है कि सदिच्छा जो है वह विरार रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन में बैठती है, और बैठने के बाद वह अंधेरी में उतर जाती है। और यह वक्त था सुबह का। वहीं तकरीबन 10:30 के आसपास का अंधेरी में उतरने के बाद वह फिर से एक और ट्रेन पर सवार होती है, और इस ट्रेन से वह बांद्रा तक का सफर पूरा करती है। यानी विरार से अंधेरी और अंधेरी में ट्रेन चेंज करके बांद्रा में वह ट्रेन से उतरती है। और ट्रेन से उतरने के बाद वह एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं जाती हुई दिखाई देती है। और यह सारा जो है वह CCTV का एविडेंस पुलिस को एक फुटेज के तौर पर मिल जाता है। अब उस ऑटो रिक्शा को जब पुलिस फॉलो करती है तो CCTV के सहारे से तो पता चलता है कि वह ऑटो बांद्रा में बैंड स्टैंड की तरफ गई है, और बैंड स्टैंड में सी बीच की तरफ, यानी जो समंदर का किनारा है, ऑटो में बैठकर सदिच्छा जाती हुई दिखाई देती है। इसके बाद सदिच्छा जो है वह उसी बैंड स्टैंड में जो सी बीच है वहां पर ऑटो से उतर जाती है, और ऑटो वाला वहां से आगे निकल जाता है। इस तरह के एविडेंस पुलिस को मिलते हैं। पुलिस इस मामले की जांच करते हुए CCTV फुटेज के सहारे इतनी बातें तो पता लगा लेती हैं, और इस इन्वेस्टिगेशन से यह भी बात साफ होती है कि उसका जो लास्ट लोकेशन है वह बांद्रा का बैंड स्टैंड ही है। इसके बाद पुलिस सारी एक्टिविटी कंफर्म करने के लिए उसके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लेती है, लेकिन मोबाइल फोन स्विच ऑफ है तो उसकी CDR निकालती है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे यह जानने समझने की कोशिश करती है उस 30 नवंबर को सदिच्छा अपने घर से निकलने के बाद किन किन जगहों पर ट्रेवल कर रही थी, और बांद्रा बैंड स्टैंड के बाद वह कहाँ गई। तो पुलिस ने जब मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रैक किया तो पुलिस को पता चला कि वह वाकई विरार से होते हुए अंधेरी से बांद्रा से बैंड स्टैंड, और बैंड स्टैंड में फिर दिन भर उसका मोबाइल फोन एक्टिव था, और रात के तकरीबन 3 बजे तक उसका मोबाइल फोन एक्टिव था। यानी बैंड स्टैंड में ही दिन भर रहती है और देर रात तक रहती है। एक ध्यान देने वाली बात यह है
कि प्रीलिम्स का एग्जाम था, लेकिन एग्जाम देने के लिए वह जेजे हॉस्पिटल नहीं जाती, बल्कि दिन भर सी बीच के आसपास ही वह घूम रही थी। यह अपने आप में एक अजीब बात है और रहस्यमय बात भी है। एक स्टूडेंट जो एमबीबीएस कर रही हो, पढ़ रही हो, अगर वह एग्जाम देने की जगह से बीच जाकर घूम रही है और देर रात तक वहां रह रही है, घर वालों से बात नहीं कर रही है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? यह अपने आप में एक अजीब बात है। अब इतना सब कुछ तो पुलिस पता लगा लेती है, लेकिन बांद्रा बैंड स्टैंड के बाद वह लड़की कहाँ गई, यह कोई नहीं जानता था। और बॉयसर की पुलिस इस मामले की छानबीन करके जांच करके थक चुकी थी, और उसके बाद इस मामले की जांच बांद्रा पुलिस के हवाले कर दी जाती है। बांद्रा पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती, और वह भी अपनी तफ्तीश जो है उसी बैंड स्टैंड के इलाके तक ले गई थी, और उसके आगे वह नहीं बढ़ पाई। फाइनली इस मामले की जांच मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के हवाले की जाती है, और क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को यह केस सौंपा जाता है। अब क्राइम ब्रांच की पुलिस जो है वह इस मामले की तफ्तीश शुरू करती है, और बांद्रा बैंड स्टैंड के लोकेशन पर ही उनका पूरा फोकस केंद्रित करती है, क्योंकि एक बात तो साफ थी कि उसके घर से वह निकलने के बाद बांद्रा बैंड स्टैंड तक आई थी। यह सारी चीज अब तक की तफ्तीश में साफ हो चुकी थी, तो इसीलिए दूसरे कहीं जाने और दूसरे कहीं इन्वेस्टिगेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो क्राइम ब्रांच अब पूरा फोकस जो है बैंड स्टैंड और सी बीच के आसपास का ही रखती है, और अपने मुखबिर से अलग अलग लोगों से वह बातचीत करती है, और बातचीत करते करते अलग अलग लोगों से पूछते पूछते महीने दर महीने लंबा वक्त गुजरता जाता है। और इसके बाद पुलिस को आज से कुछ महीने पहले इस केस में एक इंसान के बारे में, एक किरदार के बारे में पता चलता है। यह किरदार था मिट्ठू सिंह। मिट्ठू सिंह तकरीबन 35 साल की उम्र का एक शख्स है, जो बांद्रा के बैंड स्टैंड में उस रोज सी बीच पर मौजूद था, और यह समुंदर के किनारे में लाइफ गार्ड के तौर पर तैनात था। उस रोज उसकी लाइफ गार्ड के तौर पर बैंड स्टैंड के बीच पर ड्यूटी थी। पुलिस को यह पता चलता है कि 29 नवंबर की रात को यह लड़की मिट्ठू सिंह के साथ वहां बैंड स्टैंड बीच पर देखी गई थी, और कई ऐसे चश्मदीद गवाह भी थे जिन्होंने मिट्ठू सिंह को सदिच्छा के साथ बात करते हुए, घुलती मिलते हुए देखा था, और इन चश्मदीदों ने पुलिस को यह बात बताई थी। कुछ मुखबिर से भी पुलिस को यह बात पता चली थी, और इसके बाद पुलिस ने मिट्ठू सिंह के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। जब जानकारी पुलिस ने जुटाई तो पुलिस को पता चला कि मिट्ठू सिंह वाकई उस रोज न सिर्फ सदिच्छा से मिला, बल्कि सदिच्छा के साथ रात को तकरीबन 3:30 बजे तक वह बात करता रहा, और उसने सदिच्छा के साथ अपने मोबाइल फोन से कुछ सेल्फीज भी क्लिक किए थे। यानी सदिच्छा के साथ मिट्ठू की मुलाकात हुई थी, और मुलाकात के साथ साथ दोस्ती भी हो गई थी। पुलिस को मिट्ठू सिंह के बारे में जब यह जानकारी मिली तो पुलिस ने मिट्ठू सिंह को उठा लिया। उठाने के बाद उससे पूछताछ की, और उसे पूछा कि सदिच्छा कहाँ गई? आखिरी बार तुम उसके साथ थे? तुमने उसके साथ सेल्फी भी ली थी? ये पूरा मामला क्या है? अगर तुमने सदिच्छा को कहीं गायब किया है, या उसकी जान ली है, या उसके साथ कोई हादसा हुआ है, तो हमें बताओ। मिट्ठू सिंह ने हर बार पुलिस की पूछताछ में यही जवाब दिया कि वह सदिच्छा को जानता तो जरूर है, और जानता भी उसी दिन से है जिस दिन उसकी सदिच्छा से मुलाकात हुई थी। इससे पहले वह कभी नहीं मिले, और उस रोज सदिच्छा के साथ वह देर रात तक बातचीत करता रहा। लेकिन इसके बाद रात को वह अपने घर चला गया। जब उसकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद वह देर रात को अपने घर चला गया, और सदिच्छा कहाँ गई, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मिट्ठू सिंह ने सबूत के तौर पर एक एविडेंस भी दिखाया, एक प्रूफ भी दिखाया, जिसमें उसने बताया कि उसने घर जाने के बाद 30 नवंबर को अपने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, लेकिन वह फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है सदिच्छा ने कबूल नहीं की थी, और यह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना मिट्ठू सिंह के मुताबिक इस बात का एविडेंस है कि वह घर आ गया था और सदिच्छा को वहीं बैंड स्टैंड पर छोड़ कर आया था। इससे आगे और इससे ज्यादा वह कुछ नहीं जानता है। अब पुलिस को लग रहा था कि यह लड़का जरूर कुछ छिपा रहा है। सदिच्छा के बारे में कुछ ऐसा सच है जो वह नहीं बता रहा है। तो पुलिस ने यह फैसला किया कि वह अब मिट्ठू सिंह का नार्को टेस्ट करेगी और उसकी ब्रेन मैपिंग भी करेगी। आप नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के बारे में कई बार जान चुके होंगे।
ब्रेन मैपिंग में बेसिकली इंसान के दिमाग में कोई सवाल पूछने पर जिस तरह के रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शन को मॉनिटर करने का एक टेक्निकल सिस्टम होता है जिसमें कुछ सेंसर्स इंसान के सिर में फिट कर दिए जाते हैं, और यह फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका है। ठीक इसी तरह से नार्को टेस्ट में जब वह अर्ध बेहोशी की हालत में होता है तो उससे पूछताछ करके किसी भी विशेष घटनाक्रम के बारे में राज उगलवाने की जानने की कोशिश की जाती है। तो कोर्ट से इजाजत लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच मिट्टू सिंह का नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाती है। लेकिन मिट्टू सिंह इतने सख्त कसौटी में जाने के बावजूद, इतने सारे टेस्ट से गुजरने और इतने लंबे इंटरगन के बावजूद मिट्टू सिंह से सदिच्छा की गुमशुदगी के बारे में पुलिस कोई खास राज नहीं उगला पाती है। पुलिस को कुछ ज्यादा उसके बारे में पता नहीं चल पाता है और इस तरह कई महीने का वक्त और गुजर जाता है। तब आता है जनवरी महीने का 2023। इसी साल के जनवरी महीने में, यानी जब वह लड़की गायब हुई थी, गुम हुई थी, उसके 14 महीने बाद क्राइम ब्रांच फाइनली उसी मिट्टू सिंह को गिरफ्तार करती है। और मिट्टू सिंह के साथ साथ पुलिस उसके एक साथी जब्बार अंसारी को भी पकड़ती है। मिट्टू सिंह पर क्राइम ब्रांच यह इल्जाम लगाती है कि मिट्टू सिंह ने सदिच्छा का कत्ल कर दिया है, और कत्ल करने के बाद सबूत मिटाने में उसके साथी जब्बार सिंह ने मिट्टू की मदद की थी, और इसी जुर्म में पुलिस मिट्टू और जब्बार दोनों को गिरफ्तार करती है। पुलिस ये बताती है कि उसके पास ऐसे चश्मदीद और ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मिट्टू को आखिरी बार सदिच्छा के पीछे पीछे समंदर की लहरों की तरफ चट्टानों के बीच से होते हुए जाते हुए देखा था। और इसके बाद मिट्टू सिंह तो वापस आ गया, लेकिन सदिच्छा जो है समंदर की तरफ से वापस आती हुई नहीं दिखाई दी। और यह इस बात का सबूत है कि मिट्टू सिंह के पीछा करने के बाद सदिच्छा कहीं समंदर में ही गायब हो गई और उसकी मौत हो गई। और अब जब हमने मिट्टू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की है तो उसने सदिच्छा का कत्ल करने की बात कबूल की है। हालांकि इससे पहले मिट्टू सिंह ने अपने बयान में यह बताया था कि सदिच्छा उस रोज बीच की तरफ आने के बाद समंदर की तरफ जा जरूर रही थी, और वह काफी दूर आगे निकल गई थी क्योंकि लाइफगार्ड के तौर पर इसकी वहां पर ड्यूटी थी। तो उसने उस रोज सदिच्छा को पीछे से पकड़ लिया था और उसे रोकने की भी कोशिश की थी। तब सदिच्छा ने उससे यह कहा था कि वह खुदकुशी करने नहीं जा रही है, इसलिए उसे रोकने टोकने या पकड़ने की जरूरत नहीं है। और बाद में सदिच्छा के साथ वह देर तक वहीं सी बीच में बैठकर बात भी कर रहा था, और वहां उसने सेल्फी भी ली थी। तो यह तो मिट्टू सिंह की कहानी है जो उसने पुलिस को सुनाई थी। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि आखिरी बार वह लड़की समंदर की तरफ ही गई थी और मिट्टू सिंह उसका पीछा कर रहा था। मिट्टू सिंह बाद में वापस आ गया, लेकिन वह लड़की वापस नहीं आई, और यह इस बात का प्रमाण है कि मिट्टू ने ही सदिच्छा की हत्या की है। लेकिन यहां बात सिर्फ हत्या करने की नहीं है। हत्या करने के बाद मिट्टू सिंह ने जो बात पुलिस को बताई वह और चौंकाने वाली है। हालांकि मिट्टू सिंह का यह जो कबूलनामा है वह मिट्टू सिंह ने डायरेक्ट मीडिया को या किसी और को नहीं बताया, बल्कि पुलिस इस बात को बता रही है। क्राइम ब्रांच का यह कहना है कि मिट्टू सिंह ने न सिर्फ उस रात सदिच्छा की हत्या की, बल्कि हत्या करने के बाद उसने खुद लाइफ जैकेट पहनी और सदिच्छा की लाश को लेकर वह समंदर में तैरता हुआ तकरीबन 150 मीटर आगे समुंदर के अंदर गया, और उसने लड़की की लाश समंदर में 150 मीटर दूर जाकर गहरे पानी में फेंक दी, और फिर वहां से खुद तैरता हुआ वापस आ गया, और वापस आने के बाद वह अपने घर चला गया। और इस तरह मिट्टू सिंह ने सदिच्छा की हत्या की, बल्कि उसकी लाश को भी ठिकाने लगाया, और वह भी समंदर के 150 मीटर अंदर। और इस मामले का 14 महीनों के बाद खुलासा पुलिस ने किया। क्राइम ब्रांच ने 1790 पेज की चार्जशीट दाखिल की। इसमें अन्य सबूतों के साथ 125 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे, जिनमें 4 प्रमुख गवाह भी शामिल थे। पुलिस ने इस पूरी चार्जशीट को लास्ट पर्सन सीन थ्योरी के आधार पर तैयार किया था। इसमें लाइफगार्ड मिट्टू सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था। मिट्टू सिंह सदिच्छा से यौन संबंध बनाना चाहता था, लेकिन सदिच्छा ने यौन संबंध बनाने से इनकार किया। फिर दोनों में हाथापाई भी हुई। इस दौरान उसने सदिच्छा को धक्का दिया, वह चट्टानों पर गिर गई, वहीं उसकी मौत हो गई। उसके बाद लाश को गहरे समंदर में अंदर की तरफ ले जाकर फेंक दिया था, और उसके बाद किसी को सदिच्छा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब ये कहानी अगर पुलिस की तफ्तीश की बात करें तो ये क्लियर हो गई। सदिच्छा जिंदा है या मर गई, ये भी प्रूव करने के लिए पुलिस के पास अब तक की तफ्तीश में कोई एविडेंस नहीं है।
क्योंकि सदिच्छा की लाश पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी है। और अगर वाकई सदिच्छा की हत्या 19 नवंबर 2021 को हुई है, तो आप समझिए कि समंदर के अंदर तकरीबन 14 महीने पहले अगर कोई लाश फेंकी गई है, तो क्या उसका कोई भी हिस्सा अभी बचा होगा? मेरे हिसाब से तो शायद यह लाश बरामद नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस लाश को अगर वाकई मिट्टू सिंह ने समुंदर के अंदर उसी तरह से फेंका है, तो समुंदर में जो मछलियां, जो जानवर होते हैं, वह लाश को गायब कर गए होंगे, खा गए होंगे अपने आप में। किसी इंसान की लाश कितने दिनों तक वहां रह सकती है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठते हैं। सदिच्छा के गुम होने की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तुरंत सक्रियता नहीं दिखाई और जांच में देरी की। परिवार वालों की शिकायत के बावजूद पुलिस ने शुरुआत में कोई गंभीर कदम नहीं उठाया। जांच में सक्रियता तब बढ़ी जब सदिच्छा के पिता ने बीजेपी के लीडर चित्रा वाघ से मदद मांगी। राजनीतिक दबाव के बाद ही पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की, जो पुलिस की प्राथमिकता पर सवाल खड़ा करता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर तफ्तीश की, जिससे कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले, लेकिन कई महीनों तक मामले का हल न निकाल पाने से पुलिस की जांच की दक्षता पर सवाल उठता है। पुलिस ने मिट्टू सिंह को गिरफ्तार किया और नार्को टेस्ट ऑफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किया, लेकिन इससे भी ठोस सबूत नहीं मिल सके। पुलिस का आरोप है कि मिट्टू सिंह ने हत्या की है, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के यह आरोप कितना मजबूत है, इस पर भी संदेह है। पुलिस अब तक सदिच्छा की लाश बरामद नहीं कर पाई है। बिना लाश के हत्या का मामला सिद्ध करना कठिन होता है, जो पुलिस की जांच पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए यह साफ है कि पुलिस की भूमिका में कई खामियां और सवाल उठते हैं, जो इस केस को और भी जटिल और रहस्यमय बना देते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपकमिंग एडविक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।